संघ का 61वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन। बताते चले कि भारतीय भूभौतिकीय संघ IGU का 61वां वार्षिक अधिवेशन आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी के भव्य रूप में आरंभ हुआ। बताते चले कि यह प्रतिष्ठित अधिवेशन पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान तथा भूभौतिकी विभाग BHU द्वारा संयुक्त रूप से 3 से 5 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है मौसम और जलवायु के विशेष संदर्भ में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में प्रगति। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सरस्वत एवं OES सचिव व IGU के अध्यक्ष डॉक्टर M रविचंद्रन, IGU के माननीय सचिव डॉक्टर अभय राम बंसल, भूभौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर GP सिंह और पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के निदेशक प्रोफेसर AS रघुवंशी व प्रोफेसर RK मॉल संयोजक IGU उपस्थित थे। संगोष्ठी का उद्घाटन स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर AS रघुवंशी की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद प्रोफेसर GP सिंह ने भूभौतिकी विभाग के 60 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। IGU के सचिव डॉक्टर अभय राम बंसल ने संघ की उपलब्धियों और पहलों पर आधारित विवरण प्रस्तुत किए। IGU के अध्यक्ष डॉक्टर M रविचंद्रन ने अपने प्रेरणादायक अध्यक्षीय संबोधन में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की महत्ता और मौसम व जलवायु से जुड़ी चुनौतियों पर विचार साझा किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर VK सरस्वत ने AI/ML तकनीकों के उपयोग से सतत समाधान विकसित करने में अंतःविषय अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उद्घाटन सत्र में भौतिकी और संबंध विज्ञानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर RK मॉल IGU के संयोजन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। To harness the ocean resources sustainably, presently the amount of GDP is coming from the blue to the national GDP is roughly about 4%. How this 4% can go to double digit? Because at least we have to go for 10% of maybe 10% of GDP, because this 10% of GDP is natural calamities. As whatever the GDP is down is mainly because of natural hazards and other things. It's roughly about 10%. So that 10%, if you are able to meet by the blue, ministerial as well as the institutional academia and industries, NGOs as well as various societies, we need to work together, because the ocean provides a lot of various opportunities in harnessing resources, both living and non-living, but at the same time we need to have a sustainability in place. So this is when you come to next sphere, the cryosphere, I was thinking that in 2040 it will cope up with, and also in Southern Ocean warming and how it will modulate the monsoon and other things we need to look at. So in 2040 only the major things will happen. 2048 Antarctic Treaty will collapse, then what will happen? In 2040s no summer sea ice. In 2040s Himalaya, half of the things water will be depleted. So what is our things we have to do? So all these things in 2048, not only geopolitical and various stress will happen related to the polar region. If that is the case, what is India has to do? What we have to plan, that we need to think about. So that is, for that, what are the infrastructure we have to keep in place? Either it is icebreaker vessels or infrastructure in Antarctica or here. Fourth one is the geoscience. In that I am thinking how in 2047 early earthquake warning systems. At least we have to have at least few seconds before from primary, whether we can do secondary, all these things. सर आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है सर? देखिए आज यहाँ पे इंडियन जियोफिजिकल यूनियन का 61वां कन्वेंशन हो रहा है। ये यूनियन का बेसिक पर्पज़ ये है कि जियोफिजिक्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सॉलिड अर्थ, इन सब के विषयों पर मिलकर वार्तालाप की जाए और इसमें जितने अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, वेदर प्रेडिक्शन के लिए, सुनामी प्रेडिक्शन के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन सब विषयों पर जो इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, ओशंस का,
बायोस्फीयर का, क्रायोस्फीयर का, बायोस्फीयर का, इन सब के इंटरेक्शंस के ऊपर विचार किया जाएगा और एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस दिशा में हमारे देश को इसमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रेडिक्शन करने की क्षमता है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक। It is empowering early career researchers and women scientists to supporting student toppers. IGU reflects the ethos of inclusivity, fostering a new generation of earth scientists committed to sustainable development. I was going through the papers which were given to me that the focus of this conference convention is on integrating geospatial and atmospheric innovation. That is how you would like to do that. So I thought I will hover around this particular topic. Stick understanding of the interconnected systems of the atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphere and cryosphere. Dr. Ravichandran highlighted many of them. ESS is critical for ensuring environmental sustainability, also for disaster resilience and socio-economic development. For a nation which is as diverse and climate sensitive as India. The Ministry of Earth Sciences, led by Professor Ravichandran, is at the forefront of ESS. It is pivotal in advancing atmospheric research, geospatial technologies, oceanography and integrated solutions for complex environmental challenges. India, being geographically diverse and climatically vulnerable, India faces challenges ranging from monsoon variability to urban air pollution. In Delhi, we are every day facing this problem. It's on the headlines everywhere. Whenever I sit on the TV, it is